स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में सब्जेक्ट है साइंस और वह क्लास 8th के लिए है। क्लास 8th के पिछले वीडियो में हम आपने क्रॉप प्रोडक्शन में बहुत सारी चीज़ें बताई थी और आज यह इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक होगा ग्रीन रिवॉल्यूशन, हरित क्रांति। बच्चों, देश के आज़ाद होने के बाद हमारे देश में उतने अनाज नहीं उत्पन्न हो पाते थे जिससे कि गवर्नमेंट जो है अपने देश के सारे नागरिकों का पेट जो है भर सके। बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ता था क्योंकि देश को आज़ाद होने से पहले ही जो अंग्रेज थे वो किसानों को कंगाल बना चुके थे। तो देश आज़ाद होने के बाद गवर्नमेंट के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती आई कि वह लोगों का कैसे भोजन उपलब्ध करा सके। इसके लिए गवर्नमेंट ने 1960 से लेकर के 1980 के बीच में एक रिवॉल्यूशन चलाया जिसे ग्रीन रिवॉल्यूशन अथवा हरित क्रांति के नाम से जाना जाता है। इस पीरियड को इंडियन एग्रीकल्चर में गोल्डन ईरा ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर के नाम से भी जाना जाता है। 1960 से ये जो था वो 1960 से लेकर के 1980 के बीच में ये रिवॉल्यूशन चला था। इसे गोल्डन ईरा के नाम से जाना जाता है। भारतीय इंडियन कृषि के लिए गोल्डन ईरा के नाम से जाना जाता है और इसका श्रेय जाता है एग्रीकल्चर के साइंटिस्ट डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन को। अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हु वाज डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन। अच्छा, इसके जनक कौन है? हरित क्रांति का श्रेय किसे जाता है? तो आपका आंसर होगा डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन। ये जो रिवॉल्यूशन है वह डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन के द्वारा शुरू किया गया और गवर्नमेंट, एजेंसी और फार्मर्स सबके सहयोग से ये जो रिवॉल्यूशन है वह सफल हुआ। और इस रिवॉल्यूशन के बाद इसकी सबसे बड़ा फायदा ये हुआ कि इस रिवॉल्यूशन के बाद 1980 तक आते आते आवर कंट्री बिकम सेल्फ सफिशिएंट इन फूड ग्रेन्स। हमारा देश जो था वह सेल्फ सफिशिएंट हो गया, मतलब भोजन के अनाज के उत्पादन में हम सेल्फ सफिशिएंट हो गए। हम अपने ज़रूरत भर के हम अनाज को हम पैदा कर सकते थे। इसके लिए साइंटिस्ट और एजेंसियों को बहुत मशक्कत करना पड़ा था। ड्यूरिंग दिस रिवॉल्यूशन द सीड्स वेयर इंपोर्टेड फ्रॉम मैक्सिको एंड ऑस्ट्रेलिया। इस रिवॉल्यूशन के दौरान गवर्नमेंट ने जो है मैक्सिको और ऑस्ट्रेलिया से गेहूं के उन्नतशील किस्म के बीज को जो है मंगा करके और इससे फसल का उत्पादन जो है बढ़ाया। इसके लिए साइंटिस्ट ने अपने डिजायरेबल, मतलब मनवांछित, जिस तरह के उस पौधों को चाहते थे, जिस तरह के गेहूं चाहते थे, उसका क्रॉस ब्रीडिंग करा करके, क्रॉस ब्रीडिंग मेथड से नए नए किस्म के सीड गेहूं को जो है उत्पादन किए और नए नए बीजों का इन लोगों ने उत्पादन किया। आपको बता दें कि जो मैक्सिकन सीड थी वो हाई यील्डिंग वैरायटी थी। हाई यील्डिंग वैरायटी थी मतलब बहुत अधिक इसके उत्पादन थे। और दूसरी विशेषता इसकी ये थी कि ये जो मैक्सिकन सीड थे वे पेस्ट और डिजीज के प्रति रेजिस्टेंट थे, मतलब इसमें पेस्ट भी कम लगते थे और इनमें रोग भी कम लगता था। इसलिए और दूसरी प्रॉपर्टी इनकी विशेषता ये थी कि ये जो मैक्सिकन जो व्हीट थे वो ड्वार्फ थे, बौने थे,
इसलिए इनके गिरने के चांस भी कम रहता था। ये जो मैक्सिकन सीड थे, मैक्सिकन जो वीट थे, इनमें सिंचाई की भी कम लगती थी, पानी की आवश्यकता इनमें कम थी। और एक विशेषता इनकी एक और थी कि इनका जो मैच्योरिटी टाइम था वह शॉर्टर था, मतलब कम समय में ही ये पक कर के तैयार हो जाते थे, जिससे हमारे किसानों को बहुत अधिक मेहनत नहीं करनी पड़ती थी और न ही बहुत लंबे समय तक इनको खाद और पानी इनको देना पड़ता था। इस तरह से 1980 आते आते जिन सारे ये साइंटिस्ट, एजेंसियां, गवर्नमेंट और किसानों को सहयोग से हमारा जो देश था वो फूड ग्रेन्स के प्रोडक्शन में सेल्फ सफिशिएंट बन गया। बच्चों, आपको बताएं कि जहां किसी भी वस्तु से एक तरफ हमें अगर ज़्यादा फायदा होता है तो साथ में ही उसके बहुत सारे नुकसान भी होते हैं, उसके साइड इफेक्ट भी होता है। आइए देखते हैं कि ग्रीन रिवॉल्यूशन का हमारे देश में या हमें क्या लाभ हुआ और इसके क्या नुकसान हुए। सबसे बड़ा फायदा यह था, आइए हम इसके लाभ को जानते हैं। ग्रीन रिवॉल्यूशन का सबसे बड़ा लाभ यह हुआ कि हमारा जो देश था वो सेल्फ सफिशिएंट हो गया अनाज के मामले में। मतलब हमारा जो देश वो आत्मनिर्भर हो गया। अब हमें विदेशों से हमें इसके अनाज को मंगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। उसके बाद दूसरा फायदा यह हुआ कि हमारे देश में बफर स्टॉक की पर्याप्त भंडारण हो गया। अगली जो विशेषता थी इसकी, इस रिवॉल्यूशन की वजह से जो किसानों की जो इकोनॉमिक कंडीशन थी वह जो है सुधर गई। और तो और हमारे देश में एग्रीकल्चर एक इंडस्ट्री के रूप में विकसित हो गया। तो इस तरह से ग्रीन रिवॉल्यूशन के ये कुछ फायदे थे, लेकिन साथ में ही जहाँ फायदे होते हैं कुछ नुकसान भी होता है। नुकसान इसका ये था कि चूँकि उत्पादन को बढ़ाने के लिए किसानों को अपने खेतों में ज़्यादा से ज़्यादा फर्टिलाइजर्स, उनको कीड़ों से बचाने के लिए पेस्टिसाइड्स, खरपतवार को मिटाने के लिए हर्बिसाइड्स, पेस्ट को मारने के लिए पेस्टिसाइड्स और कीड़ों को मारने के लिए इंसेक्टिसाइड्स का यूज करना पड़ा। तो जब हम अपने खेतों में या किसान जब अपने खेतों में फर्टिलाइजर्स, इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स, हर्बिसाइड्स का जब ये छिड़काव करते हैं तो इनके खेतों की जो फर्टिलिटी होती है वो धीरे धीरे कम होने लगती है। पहले तो इनकी जो एल्डिंग पावर होती है वो तो बढ़ती है, मतलब इनकी उत्पादन क्षमता जो होता है वो बढ़ता है, इनसे ज़्यादा उत्पादन हमें मिलता है। लेकिन ज़्यादातर फर्टिलाइजर्स और ये दवाइयों का यूज करने से जो हमारी मिट्टी होती है, जो सॉइल होता है, वो धीरे धीरे वो दूषित होने लगती है। मतलब सॉइल का जो स्ट्रक्चर होता है वो स्ट्रक्चर जो है चेंज होने लगता है और एक्सेसिव यूज से, जो फर्टिलाइज़र की यूज से हमारी जो मिट्टी थी वो जो है दूषित होने लगी। दूसरी नुकसान ये है कि ये जो हाई यील्डिंग क्रॉप्स हैं, पहले जो हमारे किसान ढेकली, रहट के द्वारा जो अपने खेतों की सिंचाई कर लेते थे, अब उसके जगह पे इन्हें ट्यूबवेल, कैनाल का सहायता लेना पड़ा और जिससे इनके अधिक उत्पादन के लिए इन्हें अधिक मात्रा में पानी की आवश्यकता होती, जिससे वाटर टेबल जो है घटने लगा। तो बच्चों, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में आपकी एक्सरसाइज, हम आपके लिए इसका एक्सरसाइज करवाएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।